अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आई एम ज़ोबिया अमीन, सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर पे है। तो आप भी अपने तमाम सवाल जो आपके दिमाग में हैं वो पूछ सकते हैं, और कुछ सवाल मेरे पास हैं जिनके जवाब मैं दूंगी। तो अब हम थोड़ी देर तक शुरू करते हैं अपना लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं अपना लाइव यूट्यूब के जो लिंक है वो इस वीडियो के साथ शेयर करूँगी। और आपको अगर लगता है किसी टॉपिक पे बात होनी चाहिए या कोई टॉपिक जो है जिस पे अभी तक बात नहीं हुई और होनी चाहिए, या कुछ टॉपिक जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपके फीडबैक्स जो हैं वो हम लोग दे आर मोर देन वेलकम। तो अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दें, अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दें, और बताएं हमें कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें जहाँ पे आपने जो भी फ़ीडबैक देना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्योंकि वो हमें अपनी सर्विस बेहतर करने में काम आएगी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। अच्छा, तो अब हेलो, हाय, आप शुरू करते हैं। मेरे पास सवाल कुछ हैं जो मैं रीड करूँगी, जिसके लिए मैं कभी कभार नीचे देखूँगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। किसी ने सवाल किया कि जब भी मैं गूगल करती हूँ कोई चीज़ तो मुझे ना हर वक्त लगता है कि जितने डिसऑर्डर हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो मुझे हैं, या मैं हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में फ़िट बैठती हूँ कि मुझे ये भी डिसऑर्डर है, ये भी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया भी है, मुझे डिप्रेशन भी है, मुझे एंजाइटी भी है। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने डिसऑर्डर्स जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये गूगल मत करें, क्योंकि जितना आप इनको गूगल करेंगे ना उतना आपको फ़ील होगा कि ये डिसऑर्डर्स आप में हैं, क्योंकि जो इनका क्राइटेरिया है वो बड़ा डिफरेंट है। इन ये सब चीज़ें जैसे ऑब्सेशंस हैं, जैसे बार बार चीज़ें चेक करना है, या कभी कभी दुखी हो जाना, कभी खुशी आना, मतलब हम डिफरेंट फेजेस से लाइफ में गुजर रहे होते हैं, हम सब भी गुजर रहे होते हैं। तो अगर हम उस टाइम पे वो चीज़ें रीड करेंगे तो हमें लगेगा हम में वो डिसऑर्डर है, जबकि वो डिसऑर्डर हम में नहीं है, बल्कि हम में वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो हम सब में होती हैं। हम सब थोड़े थोड़े परफेक्शनिस्ट हैं। कुछ लोग परफेक्शनिस्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो जो पढ़ेंगे उन्हें लगेगा ये हम में भी है। तो इसीलिए उसका एक सेट क्राइटेरिया होता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, जो लाइफ फंक्शनिंग कितनी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए प्लीज़ काइंडली गूगल मत किया करें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वरना यही फील होगा कि ये हम सब में है। और जब तक आई वॉज नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, तो जब मैंने पहली दफ़ा ये डिसऑर्डर पढ़े थे तो इवन मुझे लगा था कि मे बी आई फॉल इन दिस, मुझे ये भी डिसऑर्डर है, मुझे ये भी डिसऑर्डर है। लेकिन विद टाइम बीइंग, और जैसे जैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आया, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, ये फील्ड सेलेक्ट की, और एज ए प्रोफेशनल नाउ आई नो कि देर इज़ क्लियर डिफरेंस बिटवीन हैविंग दोज ऑल थिंग्स एंड टू डायग्नोज समवन एज हैविंग द प्रॉब्लम्स। ज़रूर एंजाइटी को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, कोग्निशन को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से मैं बहुत मैं
अब क्या करूं, रोना आता है बहुत। अच्छा हुमैरा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उस बच्चे की वजह से अपसेट हो रही हैं, इट्स नेचुरल, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आप उनकी वजह से बहुत इमोशनल फील करते हो, और दैट्स नेचुरल एंड नॉर्मल। लेकिन जहाँ आपको लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, या आप कहीं पे ज़्यादा रोना शुरू हो गए हो, आपके मूड चेंजेस आना शुरू हो गए, तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगी कि आपको बहुत ज़रूरी सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे जो है तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ख्याल नहीं रखेंगी तो आप अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकती। तो अगर हो सकता है तो कोई एक आधा सेशन लेके देखें, कोई अपनी जो कभी कभी होता है हमें सिर्फ कथारसिस की ज़रूरत होती है, हमें सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई एक बंदा कहते जी आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं वो ऑटिज़म को समझ नहीं सकते, और वो आपसे डिफरेंट सवाल करेंगे जिस पे आप फर्दर जो है डीमोटिवेट होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो वो उस चीज़ को क्योंकि अच्छी तरह समझता है तो वो आपको अच्छी तरह गाइड भी कर सकता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। हाउ टू बी माइंडफुल ऑल द टाइम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है ना एज ए ह्यूमन बीइंग कभी पास्ट का सोचते हैं, कभी फ्यूचर का सोचते हैं, कभी पास्ट का सोच के परेशान हो रहे होते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में हमें एंजाइटी हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है। वालेकुम अस्सलाम। तो इसमें माइंडफुल रहने के लिए हमें बाकायदा अपने आप को ट्रेन करना है। पहले कॉन्शियसली हम ट्रेन करेंगे अपने आप को, फिर वो चीज़ अनकॉन्शियस में जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ड्राइविंग करना सीखते हैं या खाना बनाना सीखते हैं तो पहले आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं गियर देख देख के कार चलाते हैं, खाना बनाना सीखते हैं तो हर चीज़ मतलब चम्मच से नाप रहे हैं, इतना नमक डालना है, इतनी मिर्ची डालनी है, इतना ये चीज़ डालनी है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप कभी भी गियर ड्राइविंग करते वक्त गियर नहीं देखते, और खाना बनाते वक्त कभी आप अपना नमक मिर्चें बिल्कुल एग्जैक्ट नाप नहीं रहे होते, बस डाल रहे होते हो और फिर देखते हो कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और डालना है। इसी तरह जब माइंडफुलनेस की आप प्रैक्टिस करना शुरू होंगे, शुरू में वो मुश्किल लगेगा, शुरू में आपको बार बार अपने आप को ये कहना है कि जी ये प्रेजेंट की चीज़ है, ये मैंने फील करनी है, और ये मैं काम कर रही हूँ, और इसी को मैंने इसी में रहना है, मैंने अभी प्रेजेंट के बारे में ही सोचना है। उसमें आपको टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप ट्रेन होती जाएंगी वैसे वैसे आपको माइंडफुल होना आसान लगेगा। लेकिन माइंडफुल मतलब कि इतनी आसान चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये एक सेकंड में आप माइंडफुल आप होना सीख जाएंगे। ये अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम लर्न करते हैं ना चीज़ें, माइंडफुलनेस भी आपको लर्न करना है। मतलब जो चीज़ आप जिस टाइम पे कर रहे हैं ना, आप फुली उस पर फोकस हों। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नमाज की एग्ज़ाम्पल इसलिए दूंगी क्योंकि नमाज के वक्त भी माइंडफुल होने का होता है कि आपने नमाज के वक्त सिर्फ नमाज के बारे में सोचना है और आप बस वही जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें। इसी तरह जब आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ उस खाने के बारे में सोचें, उसकी खुशबू के बारे में सोचें, उसके टेक्सचर के बारे में सोचें, उसके टेस्ट के बारे में सोचें। इस तरह अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो उस मोमेंट में सिर्फ आप वो लिखें या वो पढ़ें। इवन आप अगर वॉक कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी वॉक पे फोकस करें। मैं कहाँ जा रही हूँ, यहाँ रास्ते में कितने ट्री हैं, या कितने जो स्टेयर्स में चढ़ी हूँ, या कितना टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए। मतलब उस चीज़ पे ही फोकस रहें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो एक और सवाल मुझसे किसी ने पूछा था वो ये था कि आप हमें बताएं कि साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स या इश्यूज़। तो इसमें ये चीज़ नहीं है हु इज़ द बेस्ट, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में या अपनी जगह पे अच्छे हैं।
जैसे मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जिनको मेडिसिन पे कमांड होता है, जिनको पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम के साथ कौन सी मेडिसिन देनी है। जबकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होते हैं, उनका काम होता है कि वो आपको थेरेपीज़ या वो आपके साथ जो है आपको हेल्प करते हैं आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज करने में, आपकी सोच चेंज करने में, आपके बिहेवियर मॉडिफाई करने में। जहाँ पे कोई चीज़ फॉल्टी है या जहाँ पे कोई चीज़ सोच में मसला है, परसेप्शन में मसला है, उसको जो है असेस करने में और फिर उस पर काम करने पे, और वो इवन आपको एम्पावर करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इशू या मसला आपको वैसा सिमिलर आए तो आप उसको खुद हल कर सकें, आप उन चीज़ों के साथ डील कर सकें। जबकि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिसिन देते हैं। जैसे कोई भी आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं या इतना डिप्रेशन है कि आप काउंसलिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो मेडिसिन वैसी देते हैं जिससे आप थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ ताकि आप काउंसलिंग भी करवा सको। तो इसीलिए दोनों जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे एक्सपर्ट हैं, अपनी अपनी उनका जो फील्ड है, उनका जो स्पेशलिटी है उसमें एक्सपर्ट हैं। तो ये इवन अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो वो आपको कहेंगे ये मेडिसिन खाएं लेकिन साथ काउंसलिंग करवाएं। और अगर आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें लगे कि आप काउंसलिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको थोड़ी सी मेडिसिन जो है वो मिल जाए, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ आपको गाइड करेंगे कि थोड़ी सी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप पहले थोड़ी सी साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं, मेडिसिन खाएं, और उसके बाद जो है हम आपको की काउंसलिंग करेंगे या इतनी मेडिसिन खाने के बाद आप हमारे पास आ जाएं। तो इसलिए दोनों जो होते हैं दोनों अपनी फील्ड में या अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं। जो साइकेट्रिस्ट करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशंस नहीं दे सकते, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, और अगर वो करते हैं तो वहाँ पे डाउटफुल है कि उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं होती। दे आर नॉट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, दे आर डॉक्टर ऑफ थेरेपीज़। और यहाँ पे फिर मैं कहूँगी बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन के बाद या एमएससी के बाद कहते हैं कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हाँ, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होती है बट दे डोंट नो मच अबाउट द थेरेपीज़। थेरेपीज़ किन्हें आती है? जिन्होंने एटलीस्ट एडीसीपी या एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किया हो, पीएचडी भी की हो तो भी चलता है, लेकिन एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी डिग्री से कम या फिर एडीसीपी डिप्लोमा से कम जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं, दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल। और अगर आप उनके पास जाएंगे आप मज़ीद जो है आपकी प्रॉब्लम वर्स हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल, जिसके पास भी जाते हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर जानें और ज़रूर इसके बारे में जो है पता करें। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सादिया, हाउ टू फॉरगेट समवन, टेल मी फास्टर वे टू फॉरगेट। अच्छा, ये मुझसे किसी और ने भी सवाल किया है कि आप अपना पास्ट कैसे भूल सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है वो ये एक्सेप्ट करना है कि जो पास्ट है वो रियल था। पास्ट में जो इमोशन आपके किसी के साथ थे वो रियल थे, तो यू कांट फॉरगेट देम। जितनी आप उन्हें भूलने की कोशिश करेंगे या आप उन्हें सोचेंगे कि मैंने भूलना है, उतना ही आप उन्हें रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उतना ही वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसमें बेस्ट चीज़ जो होती है वो अपना टाइम लिमिट कर लें कि मैंने सिर्फ इस टाइम में अपने पास्ट के बारे में सोचना है, या अपने दिन में आधा घंटा शुरू में कर लें, फिर हफ्ते में आधा घंटा कर लें, फिर महीने में आधा घंटा कर लें, लेकिन एकदम जो है ये आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो चाहे
कोई आपको आपको धोखा देता है, या कोई कोई आपका दिल तोड़ता है, या कोई आपको छोड़ देता है, लेकिन ये उसकी बात थी, उसने छोड़ा या उसने आपका दिल तोड़ा, लेकिन यहाँ पे जो आपके इमोशंस थे वो प्योर थे, वो ट्रू थे, आप सिंसियर थे, तो इसीलिए आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी। और उस तकलीफ़ से निकलने के लिए आपने अपने आप को मैनेज करना है, अपनी वो जो सोचें हैं उस इंसान के बारे में, उस पास्ट के बारे में, उसको लिमिट करना है। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप हर वक्त उसी एक इंसान के बारे में, उसी एक पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे आपने, क्योंकि एक इंसान जाने के बाद एक दफ़ा आपकी सारी दुनिया जो है वो हिल जाती है। आप जो है, आपको अपने आप को, अपने गोल्स को दोबारा रीवैल्यूएट करना पड़ता है। दोबारा बैठ के अपने नए गोल्स बनाएं, दोबारा बैठ के नई चीज़ों के बारे में सोचें ताकि आप उन पे काम कर सकें। Is there a blame on cousin marriage which causes psychological problem? What would be the result of toxic parenting on children? अच्छा, आपने 2 सवाल किए हैं। पहला जो जवाब है, हाँ, कज़न मैरिजेस में रिसर्चेस के मुताबिक हर कज़न मैरिज में जो होता है 14% चांसेस इंक्रीज़ हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। अगर उस फैमिली में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और एक कज़न की दूसरे कज़न से शादी होगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर अगर दोबारा से नेक्स्ट जनरेशन में फिर कज़न मैरिज होगी, फिर चांस अगर पहले 1 टाइम ज़्यादा है तो डबल हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी कज़न मैरिज होती जाएंगी, मतलब एक ही जनरेशन में जितनी कज़न मैरिज होती जाएंगे, उतने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। लेकिन बहुत सारे मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस में लोग देखे हैं जिनकी कज़न मैरिज नहीं होती लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स नॉट प्योरली कि कज़न मैरिज में ही 100% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगी। अगर आउट ऑफ फैमिली शादी होगी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के 0% चांसेस हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर व्हाट वुड बी द रिज़ल्ट ऑफ टॉक्सिक पेरेंट्स ऑन चिल्ड्रन? टॉक्सिक पेरेंटिंग का जो बच्चों पे बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि जितनी भी हम पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स देखते हैं या जितने भी आगे जो है प्रॉब्लम्स आ चुके हुए हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये रूट करते हैं चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड निगलेक्ट, चाइल्डहुड इमोशनल अब्यूज़, चाइल्डहुड फिज़िकल अब्यूज़, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं ना, दे रूट बैक टू चाइल्डहुड। वहाँ से जो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है वो वहाँ से जो है वहाँ से आ रही होती है, या उनके वो लाइफ इवेंट जो चाइल्डहुड के होते हैं वही आपकी पर्सनालिटी डिफ़ाइन कर रही होती है। तो इसीलिए पेरेंटिंग जो है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि किस तरह की पेरेंटिंग की जा रही है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में, और उसको क्या क्या इश्यूज़ आगे हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि पेरेंटिंग किस तरह की जा रही है। हाउ टू डील आफ्टर ए फ्रॉड हैपन, हाउ टू डील विद इमोशंस। अच्छा, ये वही चीज़ आ जाती है कि आप एक दफ़ा जो है टूट जाते हो किसी के फ्रॉड से या किसी के धोखे से, तो उसमें आपने दोबारा से अपने आप को रीवैल्यूएट करना है कि मुझे कहाँ, क्यों मेरे साथ ये धोखा हुआ है और किस तरह आगे जो है मैं इन चीज़ों से बच सकता हूँ। और इमोशंस जो होते हैं दे टेक टाइम। ये नहीं कि आपके बहुत इमोशनल अटैचमेंट थी, किसी ने धोखा दिया और आपको हकीकत पता चल गई और सब कुछ आपके दिमाग में आपके इमोशन चेंज हो गए, ऐसे नहीं होता। इमोशंस डू टेक टाइम। हेलो, थैंक यू मोहम्मद अलीम। डू गिव योर फीडबैक। दे लाइक आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी एंड गुड हैबिट, इज़ देयर एनी टाइम फ्रेम? पर्सनैलिटी और हैबिट्स
गुड और बैड तो कुछ नहीं होता, ये होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। आपकी क्या चीज़ें जो हैं आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ये आप खुद से सीखते हो। और जब भी इंसान सीखता है कि मुझे सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत है या मुझे अपने में ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वहाँ ही टेक्स द फर्स्ट स्टेप, वहाँ पे फर्स्ट स्टेप वो ले चुका होता है डेवलपमेंट की तरफ। और डेवलपमेंट का जो फेस है या पर्सनालिटी बिल्डिंग डेवलपिंग जो पॉइंट है, ये शुरू ज़रूर होता है। आप सोचते हो कि मैंने शुरू करना है और मैंने इस पे काम करना है, लेकिन इसका कहीं एंड नहीं है। आप जितना जानते जाते हो उतना अच्छा डेवलप, उतना अच्छा प्रोग्रेस करते जाते हो। ठीक है, तो हाय। अच्छा, फिर एक जो सवाल था वो किसी ने कहा है कि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में कहाँ इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी इमोशनली वो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती हैं। वी नो कि अगर कोई कोई रिलेशनशिप में आपके साथ अच्छा नहीं है, आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसका अनहेल्दी रिलेशनशिप है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी या आपकी जो आउटपुट थी, आप जो कर रहे थे वो पॉजिटिव या सिंसियर था या आपकी तरफ से हेल्दी था, इसीलिए जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं करेंगे वो रिलेशनशिप आपको तकलीफ़ देता जाएगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है और इसमें मुझे क्या करना चाहिए या मुझे कितनी बाउंड्री रखनी चाहिए, तब तक ये चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक ही लगेंगी और ये चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसमें ज़रूरत सिर्फ जानने की नहीं है, इसमें ज़रूरत स्टेप लेने की है कि आप उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक समझ के या जान के अगला नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है। व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ साइकोलॉजी दैट आई शुड नो। मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई कि बेसिक ऑफ साइकोलॉजी क्या मतलब। साइकोलॉजी जो है दैट्स स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। लेट गो ऑफ पास्ट जो होता है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं पहले बता चुकी हुई हूँ, इस सवाल का जवाब दे चुकी हुई हूँ कि ये आपको अपने जो पास्ट को रिकॉल करने का टाइम होता है उसको लिमिट करना होता है। आपने अपने गोल्स रीवैल्यूएट करने होते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी होती है, प्रेजेंट में जीना जो है वो सीखना है। No doubt, psychology is a very interesting subject. Can you explain any clue to exit from OCD? अच्छा, OCD जो है ना, obsessive compulsive disorder, दैट्स इंटायरली डिफरेंट। हम ये सोचते हैं कि मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा है कि मैं चूल्हा देखा हूँ, दरवाजे देखा हूँ, लोग हुए हैं कि नहीं, तो ये OCD तो नहीं है। नहीं, दैट्स नॉट OCD। ठीक है, OCD तब होती है जब कोई भी सोचें या कोई जो आपका बार बार एक ही काम जो है वो आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है या इतना आपको प्रॉब्लमेटिक है कि आप नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग की तरफ नहीं जा सकते, दैट्स OCD। तो ये बग़ैर असेस किए कि ये OCD है कि नहीं, उस पर मैनेजमेंट प्लान बताना जो है वो मुश्किल होता है। व्हाट शुड आई डू फॉर पर्सनल डेवलपमेंट? सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर आइडियल पर्सनालिटी एंड हाउ आर यू। मतलब आप कैसे हैं और आइडियल पर्सनालिटी आपको कैसी लगती होनी चाहिए। फिर उसमें कंपैरिजन करें, फिर अपने आप से सवाल पूछें कि आपका लाइफ गोल क्या है, आप कैसा बनना चाहते हैं। तो जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो उसके जवाब आपके खुद ही आने शुरू हो जाएंगे। देयर शुड बी फ्लेक्सिबल बिल्कुल फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बल्कि हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन दूसरों के साथ होती हैं दे हर्ट अस, दे डोंट हर्ट एनीवन एल्स। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा एनालाइज करें कि वो रियलिस्टिक हैं
या फिर अनरियलिस्टिक हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें तकलीफ़ देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कम्युनिकेट भी ना करें और दूसरे को हमारी सोच पता चल जाए या दूसरा जो है हमें समझना शुरू हो जाए, तो दिस इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इससे क्या होगा, आपको तकलीफ़ होगी और अगले बंदे को पता भी नहीं होगा, और इसमें अगले बंदे का भी कोई कसूर नहीं होगा। तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन जो है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता, तो उसको एनालाइज ज़रूर करें कि वो रियलिस्टिक हैं या नहीं। माइंड एंड बॉडी, बिल्कुल मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इंटरलिंक है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप फिज़िकली आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, या फिर अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो तो ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव सोचें आएंगी और आप जो है मेंटली भी अपसेट होगे। तो इसीलिए मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे ख्याल रखना है। दोनों की मेंटल एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्सरसाइज दोनों की ज़रूरत होती है। आयरन बहुत ज़्यादा। देखें, अब हो सकता है उसको आयरनिंग का शौक़ हो, या हो सकता है उसके घर में कपड़े ज़्यादा हों आयरन करने के लिए, इसलिए वो आयरन ज़्यादा करती है। तो हम किसी भी चीज़ को प्रॉब्लमेटिक तब तक नहीं कहते जब तक उससे उसकी लाइफ या उसके घर वालों की लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट ना हो रही हो। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को हम प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है उसकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में वो आयरन ना करे तो इश्यूज़ हों। अच्छा, फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, कभी कभी होता है हम सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा हमें अप्रूव करेगा कि यू आर ए गुड पर्सन, यू आर वर्दी, तो हमें लगेगा वी आर वर्दी। इट्स नॉट लाइक दैट। द फीलिंग ऑफ वर्दीनेस एंड द फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस या फीलिंग गुड जो होती है वो आपके अंदर से आती है। इट्स अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचते हैं कि जो सेल्फ़ इस्टीम है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, लोगों पे, पर वो ना सिचुएशन पे डिपेंड करती है ना लोगों पे। इट्स योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हाउ मच डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ? हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ? हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ? हाउ मच डू यू फील दैट you are worthy? तो इसमें you have to ask yourself question, how much do you know about yourself? How much do you trust yourself? Why depression is so complex? कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए होता है क्योंकि हमें नज़र नहीं आता, and other people can't see it. Only the person who can see it is who is suffering. जो सफ़र कर रहे हैं सिर्फ उसे पता चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, दूसरे समझ नहीं पा रहे होते। तो इसलिए डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है अनटिल एंड अनलेस आपके किसी जानने वालों को डिप्रेशन ना हुआ हो या फिर आप खुद ना उसमें से गुजरे हों। उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास था वो ये है, व्हेन शुड वी गो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट? शुड वी गो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर आवर चिल्ड्रन? देखें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट बच्चों की या आपकी कोई लाजमी चीज़ नहीं है, या इट्स नॉट मस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट तब करवाएं जब आपको फील हो कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, आप अपनी लाइफ नहीं सही चला पा रहे, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब यू शुड गो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। या फिर बच्चे को कब असेस करना है? जब कोई प्रॉब्लम हो, बिहेवियरल इशू हो, कोई इमोशनल इशू हो, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो। विदाउट रीज़न असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आप सिर्फ तब ही जाएं जब आपको लगे देयर इज़ सम प्रॉब्लम। डिप्रेशन हैज़ ए रूट कोज फ्रॉम OCD एंड द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इट कैन
देखें ज़रूरी नहीं है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन की वजह से ओसीडी हो। ओसीडी इज़ अ डिफरेंट डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन इज़ अ डिफरेंट डिसऑर्डर। दे बोथ आर टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स जिनका ज़रूरी नहीं है कि आपस में कोई रिलेशन हो। ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू, जो जॉब इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जैसे अगर आप चेयर के बिल्कुल एज पे बैठे हुए हैं तो दे विल फील दैट यू आर एंशियस, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और या फिर आप बहुत जल्दी बात कर रहे हैं, एंजाइटी आपकी शो होगी जल्दी तेज़ तेज़ बात करने की। तो इसीलिए अगर आपको एंजाइटी हो भी रही है, हम सबको होती है, जब भी कोई न्यू सिचुएशन में जाता है या कहीं उसे पता लगता है कि ही इज़ गोइंग टू बी असेस्ड, एंजाइटी होती है, वहाँ पे यू हैव टू मतलब अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल। मुझे तो हो रही है पर किसी को शो नहीं करनी। तो किसी को शो कैसे नहीं करनी? एक तो आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, आप जो है कुर्सी पे कंफर्टेबल बैठो, आप जो आप बात कर रहे हो वो उस पर आपको प्रॉपर जो आवाज़ जो वॉइस पेस है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। नहीं कोई फास्ट फास्ट बोल रहे हैं और वर्ड्स खाए जा रहे हैं, कहीं बिल्कुल चुप कर गए हैं, पॉज बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की जो है इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है। देखें, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता यू कैन टॉक अबाउट दैट कि इस टाइम पे मेरे दिमाग से स्किप हो गया। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के दिमाग में डिक्शनरी थोड़ी है या हर चीज़ का जवाब थोड़ी है। तो यू कैन से, यू कैन शेयर इट कि फ़िलहाल मुझे नहीं पता, या मुझे लगता है कि इस टाइम पे मुझे इस बात का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन I'll check and talk about it later. For some work, how could we realize the lie that it contains? अच्छा, किसी के अगर झूठ जो है ना पकड़ना आपका काम नहीं है। देखें, अगर आप किसी की नेगेटिविटी पे फोकस करना शुरू कर देंगे ना तो somehow you will start thinking more about negative stuff than positive stuff. तो आपकी पॉजिटिविटी उस टाइम पे इफ़ेक्ट हो रही होती है। सो डोंट लेट योर पॉजिटिविटी इफ़ेक्टेड बाय समवन्स नेगेटिविटी। अगर कोई झूठ बोल रहा है इवेंचुअली पता चल जाएगा, और अगर कोई सही सच बोल रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। तो अगर आप ये ढूंढने निकल जाएं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो कभी कभी झूठ बोलने वाले इतने ज़्यादा झूठ बोलते जाएंगे कि यू कांट लाइक कहते हैं, हाँ आपको पता भी चल जाएगा, यू कांट प्रूव इट। सो बेस्ट इज टू लीव इट, टू स्टॉप गोइंग आफ्टर दैट। आप अपना काम करें, अपनी पॉजिटिविटी पे काम करें। हाँ, अगर उसका झूठ आपको अफेक्ट कर रहा है तो try to save yourself, try to maintain appropriate boundaries with that person. How to be optimistic and be a social player? इसके लिए you have to focus on your positivity, you have to focus on, देखिए हर सिचुएशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है, हम उससे पॉजिटिव लें नेगेटिव लें ये हम पे डिपेंड करता है। तो इट्स योर चॉइस, यू परसीव इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। झूठ बोलने वाले जो है ना, कभी कभी एक झूठ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह झूठ बोलते जाते हैं। ठीक है, जब तक उनका वक्त नहीं ना आता तब तक आप पकड़ नहीं सकते, जब तक वो इतने एक्सट्रीम ना पहुंच जाएं कि उन्हें पता ना, याद ना रहे कि किस बात पे झूठ बोला था किस बात पे नहीं बोला था, तो वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। लेकिन आप फिर भी प्रूव नहीं कर सकते, तो उनका यही होता है कि दे स्टार्ट अफेक्टिंग यू। आपका जो उनके साथ रिलेशनशिप होता है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है उनके झूठ से। ठीक है,
सोशल इंडिविजुअल, देखिए हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं दे कांट बी वेरी सोशल, हाँ ठीक है, उनका दे कैन बी बेस्ट टीचर, दे कैन बी बेस्ट पर्सन इन गिविंग लेक्चर्स, दे कैन बी बेस्ट इन एट देयर वर्क, बट in social gathering they won't be at their best, they won't feel comfortable। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि they focus on saying hello hi to everyone, they don't like concentrate much on having deep relationship, जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनके एक दो लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं बट वेरी डीप। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके सबके साथ हेलो हाई होती है, तो दे आर लाइक equal to everyone, they don't have that deep relationship, they can't experience that deep relationship। तो extrovert introvert that's like your personality trait। तो हाँ, आप भी अगर एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश कर सकते हैं कि आप सबसे हेलो हाय करना शुरू कर लें, लेकिन वहाँ पे वो आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो वहाँ पे इशू आ जाता है, यू कांट मेंटेन। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। आपका क्या ख्याल है, काउंसलिंग साइकोलॉजी ज़्यादा डीप है या क्लिनिकल? काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं, प्योरली नॉर्मल जो पॉपुलेशन होती है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ और इस तरह के जो नॉर्मल डेली लाइफ के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ भी डील करते हैं, और जैसे एंजाइटी, ओसीडी, जो ये साइकाट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनके साथ भी डील करते हैं। लेकिन अगर डेप्थ की बात की जाए तो दोनों ही जब तक डेप्थ पे काम नहीं करते तब तक वो प्रॉब्लम जो है वो क्योर नहीं होती, वो सुपरफिशियली ठीक हो जाती है और वो फिर दोबारा से सेशन लेने आ रहे होते हैं। कॉन्शियस लेवल वो होता है जो आप जिस पे अवेयर होते हो, अलर्ट होते हो, और अनकॉन्शियस आप बिल्कुल जो है यू आर अनअवेयर ऑफ योर अनकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस भी आप उसके बारे में भी अनअवेयर होते हो। और अगर इसके बारे में डिटेल अगर जाना शुरू करें तो दैट्स वेरी डिफरेंट, मतलब कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल जो है उन पे एक ही चीज़ डिफरेंट तरह से आएगी। बट आर consciousness is working in the bridge between conscious and unconscious। तो इसके साथ आई वुड लाइक टू एंड द लाइव सेशन। तो अगर आपको अभी भी कोई सवाल हों तो डू ऐड इन कमेंट्स, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि बात हो वो भी ज़रूर ऐड इन कमेंट्स, और डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ लाइफ स्किल्स काउंसलिंग सर्विसेज बाय जोबिया। लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। और नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह जो है हम दोबारा से मिलेंगे, और दोबारा से जो टॉपिक आपको लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, वरना आई विल कम अप विद टॉपिक और लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे आपको जो है वो उस पर बात करनी होगी। ज़रूर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी हम कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।